गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस। फ्रेंड्स, यह घटना चक्र का बुक आपको 2024 एडिशन है, यानी कि न्यू बुक है। और इसके लिए आपका यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास इस वीडियो में सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यह वीडियो आप लोग को 10 बजे प्रतिदिन यह डेली अपलोड होता है और यह तीसरा वीडियो होगा। आप लोग इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो जाकर देख लीजिए, सभी आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। और यहाँ पे भारत का इतिहास से प्रश्न सभी रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट यह बुक साबित होता है और बीपीएससी के लिए तो है ही। लेकिन यहाँ पे जो 2000 आने वाली है वैकेंसी आपको बिहार दरोगा का, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह बुक होता है। तो आप लोग को पता ही होगा यह बुक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए, और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ पूरा फुल व्याख्या के साथ यह कंप्लीट किया जाएगा। और पूरी बुक को समाप्त करने की मेरा प्रयास है। तो आप लोग प्रतिदिन 10 बजे यह वीडियो जरूर देखिए। एक 8 बजे अपलोड होता है जो कि साइंस का वीडियो रहता है, तो प्रतिदिन उसको भी देख लीजिए आप लोग। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए आगे यहाँ देखते हैं इसका क्वेश्चन आगे। जैसे हमको 1857 तक हो गया था और इसमें यहाँ से अब जनजातीय से प्रश्न आएगा, यानी कि अन्य जनजातीय जो आंदोलन हुआ था उससे संबंधित यहाँ प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन होगा कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जो हुआ था, नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने किया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा यहाँ पे, कि दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। दीनबंधु मित्र के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे दीनबंधु मित्र सही हो जाएगा। चलिए इसका सभी का व्याख्या देखते हैं, फुल व्याख्या यहाँ पे। देखिए 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। यह याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा था कि 1800 क्रांति के विद्रोह के बाद कौन सा विद्रोह तुरंत हुआ था। यहाँ पे नील विद्रोह हुआ था और यह 1859 से 60 के बीच में हुआ था। उसके बाद देखिए सन्यासी विद्रोह हुआ था जो कि 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी तक यह चला था। और उसके बाद संथाल विद्रोह, देखिए यहाँ पे नील, संथाल, अति सन्यासी, और उसके बाद यहाँ पे संथाल हो जाएगा। और यह 1855 से 56 के बीच में चला था। पवना विद्रोह एक चला था, पवना उपद्रव, यह हुआ था 1873 से यहाँ पे 76 के बीच में हुआ था। और फिर उसके बाद नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव में हुई थी। और एक नील उत्पादकों के 2 भूतपूर्व कर्मचारी है, यह एक नील उत्पादक था, उसी का 2 कर्मचारी थे, और एक दिगंबर विश्वास थे तथा एक क्या था, एक आपको विष्णु विश्वास थे, ठीक है। तो यह मिल करके ही नील विद्रोह वहाँ पे किए थे। चलिए इसके व्याख्या व्याख्या जो और बचा हुआ है सभी को देख लेते हैं। यहाँ पे है कि विष्णु विश्वास से विश्वास के नेतृत्व में वहाँ के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। और यह नील आंदोलन के इतिहास में आगामी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और यहाँ पे जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। वह चावल उपजाना चाहता था लेकिन उन्होंने कहता था कि नहीं, नील उपजाना है तो लोग को। और नील में खेत क्या हो जाता था कि बंजर हो जाता था। आगे यहाँ पे चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। नील की खेती के से इनकार करने वाले किसानों की नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। और सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नदियाँ, पवना और खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। और किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल में बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। और इसमें हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है और 2 नंबर में है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। नील विद्रोह किसके बारे में था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। 3 और प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो नील विद्रोह के नेता इसमें से कौन हो जाएंगे? दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास थे। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोनों भाई थे। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ 4 नंबर प्रश्न है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपको दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी देख लेते हैं कि बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। देखिए कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए रिपीट हो रहा है। आगे देख लेते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। आगे 7 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख हुआ है? तो यह सन्यासी विद्रोह का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख हुआ है? तो सन्यासी। देखिए बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो देखिए यहाँ वासुदेव बलवंत फड़के। रामोशी कृषक जत्था जो महाराष्ट्र में हुआ था, यहाँ वासुदेव बलवंत फड़के हो जाएंगे सही आंसर। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि प्रारंभिक क्रांतिकारी के अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 83 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी की रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके शिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और इन्हें काला पानी की सजा दी गई और 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गया। काला पानी की भी सजा दिया गया था इनको। आगे यहाँ देख लेते हैं रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके से हुआ है? तो देखिए यह सही हो जाएगा कि पश्चिमी घाट से हुआ था। ठीक है, पश्चिमी घाट क्षेत्र में ही महाराष्ट्र पड़ता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोशी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह, याद रखिएगा सरदार चित्तर सिंह इसका नेता थे रामोशी विद्रोह का। ठीक है, के नेतृत्व में रामोशी विद्रोह किया गया और रामोशियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूट लिया और किलों पर भी आक्रमण कर दिया और 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल आया और अनाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। चलिए आगे देख लेते हैं बघेरा विद्रोह। ठीक है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा कि बड़ौदा में। ठीक है, बड़ौदा गुजरात। आगे इसके बाद हम देखते हैं बड़ौदा विद्रोह 1818 से 20 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था और बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया और 1818 से 19 ईस्वी में मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण कर दिया और यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास में समाप्त हो गया था। चलिए आगे देखते हैं पागलपंथ यानी पागलपंथी विद्रोह की बात किया गया है कि स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको कि करम शाह के द्वारा पागलपंथी विद्रोह किया गया था। ठीक है, पागलपंथी जो विद्रोह या स्थापना कहिए, यह करम शाह के द्वारा हुआ था। देखिए पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करीम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उन्होंने उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया और 1825 ईस्वी में टीपू यानी टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश और एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की भी नियुक्ति किया था। आगे यहाँ पर देखते हैं बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह यहाँ पे कह रहा है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका देखते हैं व्याख्या में कि किसी भी प्रमाणित स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है। संभवतः यह आयोग चुनार विद्रोह
पूछना चाहता है। ठीक है, चुनार विद्रोह की बात किया गया है। ज्ञातव्य है कि चुनार विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1768 ईस्वी से तथा 1798 में बड़े पैमाने पर हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है। सी दिया है, लेकिन यह सी नहीं होना चाहिए ना। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम, यहाँ पर देखिए यह खोंड जनजाति है। ठीक है, जो मानव बलि पर जो निषेध लगाने के कारण अंग्रेज से विद्रोह हुआ था, तो यह खोंड था। ठीक है, खोंड जनजाति था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई, देखिए यह याद रखना है, खोंड जो जनजाति था उसका विद्रोह जो किए थे यह जो चक्र बिश्नोई थे। और विद्रोह का मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि या मरीहा को प्रतिबंध लगाना था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, चक्र बिश्नोई के प्रयास से अंग्रेज द्वारा नए करों का करारोपण और अन्य क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों ने मरीहा एक मरीहा एजेंसी गठित की और इसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिश्नोई लुप्त हो गए और जिसके कारण यह आंदोलन समाप्त हो गया। आगे यहाँ देखिए छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो देखिए यह सही आंसर इसमें से क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसको विस्तृत देख लेते हैं, इसमें स्टार दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस विद्रोह में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिससे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं कि दिए गए विकल्प में से कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है और इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह कब हुआ था, तो कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 के ईस्वी में हुआ था, इसलिए विकल्प में कोई सही नहीं है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा मेजर बारो को। ठीक है, 1855 में मेजर बारो को संथाल विद्रोहियों ने हरा दिया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में भोगनाडीह तालुक में विद्रोह कर दिया और इन्होंने एक साथ पुलिस और दिक्कुओं पर आक्रमण किए थे और जिसका नेतृत्व सीधो और कान्हो, यही थे संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता सीधो और कान्हो। चांद और भैरव ने किया था, चांद भैरव भी थे, लेकिन मुख्य रूप से सीधो कान्हो को पूछा जाता है। चांद भैरव भी थे। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी जिसे पीरपैंती क्षेत्र भागलपुर क्षेत्र में है। यहाँ पे एक अभी क्या हुआ है कि 2024 में बजट पेश हुआ है, तो यहाँ पे एक बिजली संयंत्र लगाने की बात की गई है पीरपैंती क्षेत्र में। आगे यहाँ देखते हैं संथालों ने क्या किया कि सभी को हरा दिया पीरपैंती के क्षेत्र में। अतः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोहियों का दमन किया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर में है कि ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो हम लोग आगे ही देखे थे कि सिद्धू और कान्हो ने किया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू और कान्हो थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह आगे हम लोग देखे थे कि 1855 से 56 में हुआ था। आगे देखते हैं मुंडाओं का विद्रोह, यानी मुंडाओं का विद्रोह जो खड़ा किया, यह कब हुआ था, तो यह हुआ था कब, यह 1895 में। आगे देखिए यहाँ पे कि मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जनजातियों की सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों और ठेकेदारों, बनियों और साहूकारों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोल दिया और मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए
लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया गया, इसीलिए विकल्प डी सही होगा। आगे देखिए उलगुलान विद्रोह। उलगुलान विद्रोह किससे किससे जुड़ा हुआ है? तो यह हो जाएगा बिरसा मुंडा से ही जुड़ा हुआ है उलगुलान विद्रोह। मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह महान हलचल हलचल के नाम से भी जाना गया और यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था और खुटकट्टी या मुंडारी का मुंडारी का जमींदारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 90 ईस्वी में बीच हुआ था और 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिक्कुओं यानी गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उसके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती अब्बा के नाम से यानी धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है, मानते थे, अवतार मानते थे उनको। 1899 ईस्वी में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया और 18 यहाँ पे देखिए कि लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए हैं। लेकिन बिरसा मार्च यहाँ पे 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में उसकी मृत्यु हो गई। विद्रोह को चल दिया गया और बिरसा अमर हो गया। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए बिरसा मुंडा के बारे में ऐसा पूछा था कि बिरसा सोते हुए पकड़ा गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता यहाँ पे बिरसा मुंडा हो जाएंगे। आगे देखिए कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बिरसा मुंडा अनुयायी अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो देखिए किसका अवतार मानते थे? धरती अब्बा का। आगे यहाँ पे देखिए बिरसा सोते हुए पकड़े गए थे। देखिए बिरसा जो है सोते हुए पकड़े गए थे, तो यह कब सोते हुए पकड़े गए थे? तो इसका सही हो जाएगा 3 फरवरी को। ठीक है, 3 फरवरी 1900 को पकड़े गए थे। आगे यहाँ पे देखिए कि बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधर यानी पश्चिमी सिंहभूम के जामकोपाई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची रहा है, झारखंड रहा है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा हो जाएंगे। देखिए ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपको एकदम मन में याद रख हो जाएगा, एकदम यह याद होने वाला है, एकदम मन में बैठा लीजिए कि इसको याद कर लेना है और बार बार रिपीट होने से भी याद हो जाते हैं। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा यह झारखंड। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह क्षेत्र यानी किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह कोल जो विद्रोह हुआ था किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। आगे यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, चलिए इसका विस्तार थोड़ा देख लेते हैं। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था और इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था और इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इस क्षेत्रों में जमींदारों द्वारा सिंहभूम भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था और 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया और यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। आगे देखिए हौज विद्रोह है, ठीक है, हौज विद्रोह तो यह हुआ था 1820 से 21 ईस्वी के बीच में हौज विद्रोह हुआ था और यह देखिए कि हौज विद्रोह 1820-21 में हुआ और जिसका केंद्र संथाल परगना था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 31वां प्रश्न है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह देखिए यहाँ पे आपको ई दिया गया है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। यहाँ देख लेते हैं छोटा नागपुर की हो जनजातियों ने 1820-21 ईस्वी तथा 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी कि इस क्षेत्र में इस कारण 1837 से 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही।
सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करता रहा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ। देखिए यह जो है कब हुआ, यहाँ पे स्टार भी है आप लोग को। चलिए आगे यहाँ इसके बारे में समझ लेते हैं। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पे स्टार दिया गया है। फिर भी इस विद्रोह में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिसके अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे चेरो विद्रोह हुआ था, तो चेरो विद्रोह हुआ था 1800 में। ठीक है, कोल विद्रोह हुआ था, कोल याद रखना है, सभी याद रखिएगा, बार बार जब क्वेश्चन आ रहा है याद करने के लिए ही आ रहा है। ठीक है, कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 में और 56 के बीच में हुआ था। मुंडा विद्रोह 99 से 1900 में हुआ था, यानी 1899 से 1900 ईस्वी तक। यहाँ पे देखिए हो विद्रोह है। ठीक है, हो विद्रोह हुआ था तो यह 1920 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे देखिए इसलिए विकल्प जो है डी यहाँ पे सही होना चाहिए था, लेकिन ये वहाँ पे किया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। ठीक है, तो किसको यहाँ किया गया था, तो इसमें देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं है इसमें। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या इसमें कि बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ से किसी को भी नहीं नियुक्त किया था और यह स्वयं ही मुंडा विद्रोह के नेता थे और इन्हें धरती अब्बा जगत पिता कहा जाता था। बिरसा मुंडा के विद्रोह को उलगुलान विद्रोह की संज्ञा भी दी गई थी। आगे देखिए यहाँ पे ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत जो आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था और यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान झारखंड में 1914 में प्रारंभ हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत तथा तुरिया भगत ने किया था। आंदोलन को उरांव ताना भगत आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कुक्का आंदोलन। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? कुक्का आंदोलन को गुरु रामदास, याद रखिए कुक्का आंदोलन को गुरु रामदास ने संगठित किया था। कुक्का आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, किंतु बाद में राजनैतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कुक्का आंदोलन के शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा किया गया था और इन्हें मुख्यतः सियान साहब, क्या कहा जाता था, सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था और इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इसका नेतृत्व राम सिंह ने किया और 1872 ईस्वी में इस आंदोलन का नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कहाँ कर दिया गया, रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहाँ इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं पंजाब में कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो ये हो जाएगा सिख धर्म को उत्कृष्ट पर लाना था। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। देखिए मोपला विद्रोह केरल क्षेत्र में हुआ था और यह क्वेश्चन पूछी जाती है, कई बार भी पूछा गया है। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था और यह 1921 ईस्वी में। इतना ही याद रखना है कि कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था और क्षेत्र अगर पूछे तो किस क्षेत्र में, तो यह हो जाएगा आपको केरल के मालाबार क्षेत्र में और यह 1921 में। ठीक है, और यहाँ पर काश्तकार अधिकार बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदारी अधिकारी हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था, तो केरल क्षेत्र में हुआ था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं और भी विस्तृत जानकारी यहाँ पे कि 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र केरल में। पवना विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पवना विद्रोह यह हुआ था 1873 से 56 में और यह तक पवना यहाँ कहाँ था, तो बंगाल में था। एका आंदोलन अवध में हुआ था और यह 1921-22 में, तथा बिरसा जो विद्रोह तत्कालीन बिहार में यह 1899 से 19 में हुआ था। आगे देखिए तेभागा आंदोलन जो है, यह जो है देखिए तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था और यहाँ पे देखिए कि किसान सभा के नेतृत्व में, ठीक है, किसान सभा के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ हुआ था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि तेभागा आंदोलन 1946-47 में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया और यह आंदोलन
जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था और इस आंदोलन का महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपाराम था। ठीक है, इसका नेता तेभागा का कौन थे? तो कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ वो हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ है कि बुद्ध के 1854 में प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ देखिए कि इसके उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की और दूसरा में है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 ईस्वी में भारत में भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना तैयार की जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और वुड घोषणा पत्र निम्नलिखित सिफारिशों की सिफारिश की। क्या क्या किया था? तो यहाँ देखिए उच्च शिक्षा के माध्यम के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषा का भी सिफारिश किया। महिलाओं और व्यवसायिक प्रशिक्षण की सिफारिश किया। प्रांतों में शिक्षा विभाग के गठन की सिफारिश की। 1857 ईस्वी के कलकत्ता पहला पहला और बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया गया। कलकत्ता में सबसे पहले खुला था। आगे देखिए शिक्षकों में प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किया। ये सभी बात यहाँ पे शामिल था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष हुई है, यानी किस वर्ष हुई है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि यहाँ 1916 में हुआ था। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी और इसकी स्थापना संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाए कि सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षणिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया और इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी थे और एक न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे को नियुक्त किया गया और इस आयोग द्वारा किए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे है कि डैश ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो यह कर्जन ने, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ आगे है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा, 1904 से हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डैश के द्वारा रखी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 1835 के मैकाले मिंट्स के, ठीक है, मिंट्स के द्वारा यह रखा गया था आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ठीक है, भारत में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव नींव 1800 1835 1835 ईस्वी के मैकाले के मिन्स स्मरण पत्र यहाँ पे है, ठीक है, मिन्स स्मरण पत्र से पढ़ी और मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए भारत में अंग्रेजी को ही उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने का मंजूरी दिया गया। आगे देखिए कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो यह किया गया था डेविस हेयर के द्वारा, ठीक है, डेविड हेयर के द्वारा किया गया था। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना महाराजा राजा राधाकांत देव और डेविड हेयर दीवान वैद्यनाथ मुखर्जी ने की और राजा राममोहन राय भी इस कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था आपको कि 15 अगस्त 1906 में।
चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई और 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने का फैसला हुआ और 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी व अन्य द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं है। यह जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो पहले अध्यक्ष बने थे, तो इनमें से कह रहा है कि बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्य में से कौन नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा। क्या नहीं है से देख लेते हैं। सी में है कि शिक्षित वर्ग को पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। यह बात इसमें नहीं था। बाकी जैसे कि ये सभी था कि देश के हितों की रक्षा करने और भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, यह सभी बात था इसमें शामिल। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ देखिए कि 1885 ईस्वी में चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। तो कौन कौन था कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उसकी राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों एवं मुसलमानों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना का उत्पन्न करना। आगे यहाँ पे क्या था कि जनता की मांग का सूत्रीकरण और उनका वस्तुतिकरण करना, ये सभी बात इसमें शामिल था। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि शिक्षा में सुधार हेतु तो ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो देखिए यह जो हो जाएगा आपको कि 1917 में किया गया था सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में। देखिए सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। और यह 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट्स के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे और इसके अध्यक्षता में नियुक्त किए गए इस आयोग का यह विचार था कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। आगे देखिए कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, यह हो जाएगा। इसी के द्वारा यह जो है स्थापना किया गया था पटना महिला विश्वविद्यालय का। चलिए आगे देख लेते हैं कि नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और यह जो है 1921 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था और इस संस्था के तहत अनेक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अब यहाँ देखते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास क्या क्या हुआ था। यहाँ देखिए 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो देखिए रद्द किसने किया था, तो रिपन के द्वारा रद्द किया गया था और लीटन के द्वारा यह लागू किया गया था, ठीक है। लीटन के द्वारा यह लागू किया गया था। चलिए इसको विस्तृत जानकारी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था और भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। और ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इसमें लॉर्ड लीटन की कार्यकाल 1876 से 80 तक रहा था। 1880 में पारित हुआ था और इस अधिनियम में मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया।
इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देशी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था और इस एक्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार का विरोध हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रालयों की जमानती को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था और इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और कौन था यहाँ पे देखिए सहचर तथा अनेक समाचार पत्र के विरुद्ध मामले दर्ज किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों ने सभी क्वेश्चन को देखे और इसमें अब नेक्स्ट दिन आप लोग को आधुनिक भारत में प्रेस का विकास जो जो जैसे से हुआ था वो सभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जो भी इम्पोर्टेंट और रहेगा वो सभी को शामिल किया जाएगा और यह सिर्फ 10 बजे आप लोग को, ठीक है, 10 बजे अपलोड किया जाता है, तो आप लोग प्रतिदिन देखिए वीडियो।